Welcome back student in the e-learning platform of GS College of Commerce Sultan. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. So student, आज हम देखने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का प्रोफार्मा। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन से इनकम ऐड होते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो इसके हमने कुछ बेसिक पार्ट भी बनाए, वहाँ पर आपको समझाया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितने में डिवाइड होता है या कितने पार्ट में बनता है, 4 पार्ट में, और उसका कैलकुलेशन उसी तरीके से करते हैं। जैसे कि सबसे पहला था इनकम ऑन सिक्योरिटीज वाला, दूसरा था डिविडेंड वाला पार्ट, तीसरा था कैपिटल इनकम वाला पार्ट और फोर्थ था अदर इनकम वाला पार्ट। अदर इनकम वाला पार्ट बहुत ज्यादा बनता है, इसलिए मैंने वहां पर वीडियो में आपको समझा के नहीं दिया और उसकी कोई डायग्राम नहीं बनती, बट मैं आपको उसका जो भी लिखा हुआ है वो सब मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा। आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर वो मिल जाएगा, तो उसको आपको अच्छे से रीड आउट करना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, ताकि जब भी आपके एग्जाम होंगे एमसीक्यू पैटर्न में तो आपको बहुत सारी हेल्प कर सके। तो जब भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का प्रोफार्मा देखते हैं तो उसमें भी 4 तरीके के इनकम हमें कैलकुलेट है। जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, देन डिविडेंड, देन कैजुअल इनकम, लास्ट है अदर इनकम। अदर इनकम में थोड़ा सा पार्ट मैंने लिया, इससे भी बहुत सारा पार्ट आपके लिए बनता है। ये प्रोफार्मा भी आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, ताकि आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और कुछ इनकम ऐसी भी रहेंगी जो एग्जाम्प्टेड रहेंगे, उसकी भी लिस्ट में आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आपको अच्छे से रीड आउट करके रखना है। तो इनकम ऑन सिक्योरिटी में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन कौन सी हमारे लिए एग्जाम्प्टेड है। यहाँ पे जो भी इनकम हमने लिखी हुई है वो सभी की सभी क्या है, टैक्सेबल है। तो उसमें से क्या है, इंटरेस्ट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी या लोकल बॉडी या लोकल अथॉरिटी रहेगी, इन सभी क्या करते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है उस केस में मतलब अपने से पब्लिक से पैसा इशू करती है। तो जब वो पैसा इशू करती है तो उसके कुछ इंटरेस्ट भी देती है, तो वो भी इंटरेस्ट हमारे लिए कैलकुलेट होगा, मतलब कैलकुलेशन में अदर सोर्सेज में उसका कैलकुलेशन, मतलब अदर सोर्सेज के उसको हम टैक्सेबल करते हैं। तो वो पार्ट जो भी है वो हमारा अदर सोर्सेज वाला पार्ट बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो या म्युनिसिपल बॉन्ड्स। उसके बाद इनकम फ्रॉम कमर्शियल सिक्योरिटीज है, इंटरेस्ट ऑन एनी कंपनी। अभी पहले सबसे पहले समझ लेंगे इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है। जो भी कंपनी प्रॉफिट के लिए एस्टैब्लिश होती है, उसका मोटो प्रॉफिट रहता है, उस कंपनी को उसको हम कमर्शियल सिक्योरिटीज कहते हैं। और कमर्शियल सिक्योरिटी का जो भी इंटरेस्ट वो भी हमारे शेयर मतलब इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कंपनी भी क्या कर सकते हैं, उसके बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, वो सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। तो उससे हमें भी जो भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो भी आपकी शेयर में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के में टैक्सेबल। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एनी कंपनी। अगर कोई भी कंपनी के डिबेंचर आप इशू करते हो तो डिबेंचर पूरा का पूरा जो भी वैल्यू निकलेगा इंटरेस्ट वाला वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। एनी कंपनी के डिबेंचर ले सकते हैं। उसमें कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। जो भी कंपनी अगर डिबेंचर हम इशू करते हैं तो वो सभी कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अगर आप ज्यादा अमाउंट आपके पास है और आपको ये रिस्क नहीं लेना है तो आप सिंपल बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, और डिपॉजिट का भी जो भी इंटरेस्ट है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे बाकी फर्म भी अपने डिबेंचर इशू कर सकती है, वैसे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी अपने डिबेंचर इशू करने का राइट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में दिया है। तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, उससे जो भी इशू होगा, इंटरेस्ट इशू होगा, मतलब इंटरेस्ट इशू होगा, उन सब केस में टैक्सेबल हो जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के। और भी कुछ इनकम होती है, जैसे कि इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी हो गई, ये सब चीजें हमारे टैक्सेबल। ये सब चीज जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताई ये सभी की सभी खुद से टैक्सेबल वाले इनकम। कुछ इनकम फ्री वाली होती है, मतलब जो भी टैक्सेबल नहीं होती उसकी भी लिस्ट में आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ। ये आपको इस व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी, उसको आपको एक बार नोट डाउन करके रखना है और स्टार मार्क करके रखना है कौन सी इनकम हमारे लिए एग्जाम्प्टेड है और कौन सी इनकम हमारे लिए टैक्सेबल है। तो जब सबसे पहले 12 ईयर नेशनल सेविंग एन्युटी सर्टिफिकेट, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स। उसके बाद स्पेशल बेरियर बॉन्ड्स, 10 ईयर ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट, 5 ईयर पोस्ट सेविंग कैश सर्टिफिकेट, 10 ईयर नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, 12 ईयर नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट, 12 ईयर 7 ईयर पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस कम्युलेटिव टाइम डिपॉजिट सर्टिफिकेट।
ये सभी लिस्ट जो है ना, ये सब लिस्ट मैं आपको अपने आपके व्हाट्सएप नंबर पर दे दूंगा। एक बार आपको उसको ग्रो थ्रू करना है और उसके सभी के सभी जो भी एग्जाम्प्टेड वाला है उसकी अलग लिस्ट बनानी है और टैक्सेबल वाला है उसकी अलग लिस्ट बनानी है। टैक्सेबल वाले बहुत सारी चीजें हमने प्रोफार्मा के अंदर इंक्लूड कर ही लिया है। कुछ ऐसे भी इनकम है जो एग्जाम्प्टेड वाली यहाँ पर इंक्लूड हो रही है, उसको आपको अच्छे से वहां पर ग्रो थ्रू करना है, मतलब अंडरलाइन करके। उसके बाद डिविडेंड ऑन शेयर्स का पार्ट आता है। डिविडेंड ऑन शेयर का पार्ट जब भी आएगा तो तीन तरीके का डिविडेंड आपको रिसीव होगा। एक डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑन इंडियन कंपनी, डिविडेंड शेयर्स ऑन फॉरेन कंपनी और डिविडेंड शेयर्स ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर ये तीनों के इसमें से एग्जाम्प्टेड वाला पार्ट रहता है, हमने वो बेसिक में समझा भी लिया था कौन सा इंडियन कंपनी का डिविडेंड फुल्ली एग्जाम्प्टेड रहता है, मतलब आपने यहाँ पर लिखा भी दोबारा आप एग्जाम्प्टेड लिख सकते हो, अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन शेयर्स फॉरेन कंपनी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिविडेंड, ये दोनों भी हमारे लिए क्या होता है, टैक्सेबल रह सकता है। तो ये टैक्सेबल है और वो एग्जाम्प्टेड है। इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है इनकम डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इंडियन कंपनी, ब्रैकेट में रहेगा टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, बोथ या नॉन ऑफ द अबव। उसमें आपको क्या लिखना है, नॉट टैक्सेबल, मतलब अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस में वो टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद हमारा आता है कैजुअल इनकम। कैजुअल में तीन तरीके, मतलब बहुत सारे तरीके की इनकम है। कैजुअल का मीनिंग क्या होता है, ऐसी इनकम जो लॉटरी से मिली हो, हॉर्स से मिली हो, स्पेकुलेशन से मिली हो, उसके बाद कार्ड गेम से मिली हो, अपने टीवी शो चलते हैं जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति हो, इससे भी अगर इनकम आपको रिसीव होती है वो सभी के सभी इनकम को हम क्या कहते हैं, कैजुअल इनकम कहते हैं। तो और कैजुअल इनकम अगर ग्रॉस हो, सभी के सभी कैजुअल इनकम हमारे लिए क्या होती है, टैक्सेबल होती है, इसीलिए हम उसको टैक्सेबल कर देते हैं। उसको ग्रॉस अप करने का क्या फॉर्मूला होता है वो सब मैंने आपको इसके पहले जो पार्ट बना था, एक वीडियो का पार्ट है, उस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। तो उसको आपको वहां से देखना है कि कौन सा इनकम ग्रॉस अप करना पड़ता है और कौन सा इनकम ग्रॉस अप नहीं करना पड़ता। उसके बाद अदर इनकम में आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बनेगी, इसलिए मैं स्टार मार्क भी करके देता हूँ। मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो सबसे पहले रॉयल्टी ऑफ बुक, मतलब कभी कभी आप अपनी बुक राइट करते हो और अपनी बुक लिखते हो, उस पर आपको रॉयल्टी भी रिसीव होती है। अगर वो रॉयल्टी रिसीव होती है तो आपका किसका पार्ट रहेगा, अदर सोर्सेज का पार्ट रहेगा, मतलब वो अदर सोर्सेज में कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर रहेगा रॉयल्टी ऑफ बुक्स, जो भी इनकम आपको मिला, पूरा का पूरा इनकम आपका टैक्सेबल नहीं रहेगा। अगर उसमें से अपनी बुक को राइट करने में अगर कुछ एक्सपेंसेस किए हैं तो एक्सपेंसेस पेड बाय रिटर्न बुक वो यहाँ से लेस हो जाएंगे, मतलब रिमेनिंग यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। देन उसके बाद आएंगे फैमिली पेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इसलिए भी मैं इसको भी स्टार मार्क कर देता हूँ। जब भी आपको फैमिली पेंशन मिलेगी तो फैमिली पेंशन पूरी की पूरी टैक्सेबल नहीं है, उसमें डिडक्शन मिलेगी दो तरीके के। फर्स्ट रहेगा 1/3 ऑफ रिसीव्ड पेंशन और दूसरा रहेगा मैक्सिमम लिमिट 50,000। इनमें से दो भी विचेवर लेस रहेगा वो हमारा लेस हो जाएगा और बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि मेरे पास टोटल अमाउंट पेंशन की मिली थी कितनी, 60,000, ये यहाँ पर आ जाएगी 60,000। इसमें से 1/3 अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा 20,000 और मैक्सिमम लिमिट कितनी है 15,000। इन दोनों में से कौन सी लेस है 15,000, इसमें से लेस हो जाएगी 15,000 और आउटर में टैक्सेबल वैल्यू रहेगी 45,000। इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अगर इससे कम आती है, मान लो यहाँ पर आएगी 30,000, अगर 30,000 आते तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000 1/3, तो यहाँ से लेस भी कितना होगा 10,000 और बाकी जो भी वैल्यू रहेगी 20,000 वो टैक्सेबल हो जाएगी। इस तरीके से आपको फैमिली पेंशन वाला, जब आपकी एग्जाम्पल स्टार्ट होगी उसमें भी हम फैमिली पेंशन वाला पॉइंट डिस्कस कर ही लेंगे, बट यहाँ पर प्रोफार्मा में भी हमने वहां पर डिस्कस कर लिया कि फैमिली पेंशन वाला पार्ट कौन सा रहता है। उसके बाद बहुत सारी चीजें अदर सोर्सेज में आती है जिसके थोड़े बहुत नाम मैं आपको सुना के पढ़ के सुनाता हूँ कि कौन कौन सी इनकम यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद एग्जाम रेम्यूनरेशन, अगर कोई कॉलेज का प्रोफेसर है और उसने अगर एग्जाम चेक आउट किया है, पेपर बनाया, उसका सब इनकम, यह मैंने भी आपको सैलरी के पहले वीडियो में समझा दिया था, वो पार्ट कहाँ पर कैलकुलेशन होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के एंड में कैलकुलेट होगा। उसके बाद रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेटिंग हाउस। सबलेटिंग हाउस का मीनिंग क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई हाउस नहीं, मैंने आपसे हाउस रेंट पर ले लिया, ठीक है, मैंने आपसे रेंट पर लिया 1,000 पर मंथ से, 1,000 पर मंथ से मतलब 12 मंथ का, मुझे कितना पे करना पड़ेगा 12,000 और मैंने मेरे नजदीक के दोस्तों को 1,500 पे क्या किया, इशू कर दिया,
मतलब मुझे कितना मिलने वाला है 50,000 नहीं 18,000 कितना मिलने वाला है 18,000। मुझे कितना पे करना पड़ रहा है 12,000 में कितना रहा 18,000। इन दोनों का डिफरेंस जो भी रहेगा 6,000 उसको हम कहेंगे सबलेटिंग हाउस। मतलब मेरा हाउस नहीं था, मैंने दूसरे से रेंट पे लिया था और मैंने दूसरे को रेंट पे दिया, दूसरे से रेंट पे लिया और दूसरे को रेंट पे दिया। उस समय जो भी एक्स्ट्रा की अमाउंट मुझे मिलेगी उसको कहेंगे रेंट रिसीव्ड सबलेटिंग हाउस। देन उसके बाद एलआईसी कमीशन का जो भी एलआईसी कंपनी का बोनस रहेगा मतलब मेंबर रहेगा एलआईसी निकालने वाला पर्सन रहेगा उसको भी जो भी कमीशन मिलेगा वो सभी का सभी कमीशन किसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैलकुलेट होगा। उसके बाद हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर मतलब ज्यादा की चार्जेस अगर रहेगी फर्नीचर की वो सभी की सभी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम में दो चीजें देखनी है। अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडियन कंपनी का है तो फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेगा। अगर एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन कंपनी का है तो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। समझ में आया? इंडियन कंपनी का एग्रीकल्चर इनकम है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड और फॉरेन कंपनी का एग्रीकल्चर लैंड से इनकम मिलती है तो वो फुल्ली टैक्सेबल। इसकी भी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आगे में, तो आपको एक बार गो थ्रू करना है, अच्छे से देखना। उसके बाद रेम्यूनरेशन ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर ऑफ राइटिंग आर्टिकल या और राइटिंग आर्टिकल मतलब आपने एक लेक्चर लिया है दूसरी तरफ जाके, आप जीएस के प्रोफेसर हो और आपको दूसरे यूनिवर्सिटी में बुलाया गया है, दूसरे यूनिवर्सिटी में बुलाया गया है एक लेक्चर कंडक्ट करने के लिए। उस लेक्चर कंडक्ट करने के लिए आप अगर जाते हो वहां से जो इनकम मिलती है वो आपका सैलरी का पार्ट नहीं रहेगा, उसको आप कहेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो किस सेट में कैलकुलेट होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले रेट में कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट सैलरी रिसीव्ड बाय पार्लियामेंट मेंबर। अगर सैलरी रिसीव्ड होती है पार्लियामेंट मेंबर की तो वो सभी के सभी कहां पर या अलाउंसेस रिसीव्ड होता है वो सभी के सभी कहां पर कैलकुलेट होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैलकुलेट होती है। देन इनकम फ्रॉम ग्राउंड रेंट। जब भी ग्राउंड रेंट आपको मिलेगा, ग्राउंड रेंट का मीनिंग क्या होगा? खाली ग्राउंड का अगर रेंट आपको मिलता है वो किसमें कैलकुलेट होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैलकुलेट होगा। देन उसके बाद रेंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेडमार्क या फैमिली पेंशन वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। इस तरीके से जो भी लिस्ट है प्रोफार्मा की सभी का सभी प्रोफार्मा मैं आपको आपके ग्रुप पर भेज दूंगा, वही सभी के सभी आपको एक बार गो थ्रू करना है, मतलब समझ लेना है। समझ लेने के बाद फिर अगले वीडियो से हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे और एग्जांपल में समझ लेंगे। बट अगर आप बेसिक पार्ट पहले से कर लेंगे तो आपके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन वहां पर तैयार हो जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्जाम में बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। तो पहले बेसिक वाले जो भी पार्ट हमने बनाए उसको अच्छे से आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। तो इसका पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में एग्जाम कर लेंगे। तब तक के लिए आप ये भी जो भी पार्ट है वो सभी के सभी अच्छे से देख लीजिए। धन्यवाद।